हेलो फ्रेंड्स, AGIS एकेडमी में आपका फिर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, आज के सेशन में बात होने वाली है मेंस्ट्रुएशन टॉपिक की, क्षय त्रिमिति टॉपिक की। ये टॉपिक आपके कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ में MPPSC और UPSC की आप तैयारी कर रहे हो तो CSET में इससे 2 से 3 प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस टॉपिक को आप पूरा देखें, पूरा वीडियो आराम से देखें। इस टॉपिक को मैं बहुत बेसिक से कॉन्सेप्चुअली आपको बताने वाला हूं, सारे फॉर्मूले कैसे बनकर आते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्या चीज़ें हैं, क्या बातें, क्या खास बातें हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले नाम ही आपको पता चल रहा होगा कि मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है, तो मैं आपको पहले बताने वाला हूँ 2D। देखिए क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो टॉपिक है, तो सबसे पहले देखिए टॉपिक जो होता है मेंस्ट्रुएशन आपका 2D और 3D पे बेस्ड होता है। ये मेंस्ट्रुएशन टॉपिक क्या होता है, 2D एंड 3D। 2D की बात करें, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ 2D क्या है, व्हाट इज़ 3D क्या है, तो देखिए मैं पहले तो एक छोटा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ, एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि 2D में मतलब 2 डायमेंशंस की बात की जाती है और 3D में 3 डायमेंशंस की बात की जाती है। सीधी सी बात यह है। अब 2D में क्या होता है, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें तो हम ये बात करते हैं कि आप जब प्लॉट लेने के लिए जाते हो तो प्लॉट के लिए आप क्या बोलते हो कि लेंथ और ब्रेड्थ इसका कितना है, यानी लंबाई चौड़ाई प्लॉट का कितना है, यही हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो ये 2D बात हो गई है। लेकिन जब आप घर लेने के लिए जाते हैं तो घर में आप लेंथ भी देखते हैं, ब्रेड्थ भी देखते हैं और घर का आप हाइट भी देखते हैं। तो यहाँ पे जनरली 2 डायमेंशन की हम बात होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ की, लेकिन यहाँ पे L, B और एक H भी आपका आ ही जाता है, यानी 3 डायमेंशंस होंगी, ये हर फॉर्म में होंगी। आप ये 2D के क्या क्या एग्जाम्पल हैं और क्या क्या इसका प्रैक्टिकल आपका व्यूज़ है, क्या क्या इसके शेप्स हो सकते हैं, तो मैं आपको शेप्स पर बताता हूँ। तो चलिए देखिए 2D के जो शेप्स बनते हैं, एक स्क्वायर है जिसको हम वर्ग कहते हैं, रेक्टेंगल है जो आयत कहा जाता है, रोम्बस है जो चतुर्भुज कहा जाता है, पैरेललोग्राम है जिसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ट्राइंगल है त्रिभुज कहते हैं, ट्रेपेजियम है समलंब चतुर्भुज कहते हैं, एंड सर्कल है वृत्त कहते हैं। देखिए बहुत और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेनली हमें यही बात करनी है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और 3D की बात करूं तो 3D में आपको देखने के लिए मिलेगा क्यूब, जिसको हम हिंदी में घन कहते हैं, 3 डायमेंशंस के साथ में होता है। क्यूबॉइड जो घनाभ होता है, ये आपके वर्ग यानी स्क्वायर का ही एक पार्ट होता है जो 3D में फॉर्म में होता है। क्यूबॉइड जो आपके रेक्टेंगल यानी कि आयत, उसका 3D पार्ट होता है, वो आपका एक क्यूबॉइड कहलाता है। सिलेंडर होता है जिसको हम बेलन कहते हैं हिंदी में, कोन होता है, शंकु जिसको हम कहते हैं बर्थडे कैप वाला, और एक स्फेयर जो कि गोला होता है, लाइक फुटबॉल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम 1 बाय 1 सारी चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर ले लेते हैं हम स्क्वायर का, जो हमने 2D में लिखा हुआ है। अभी हम 2D की बात करेंगे, पहले 2D को ही सारे हम शेप समझेंगे, उसी के हम सारे फॉर्मूले पहले समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो नंबर 1 आता है आपका 2D का स्क्वायर। स्क्वायर क्या कहते हैं, इसको हमने समझ लिया, वर्ग कहते हैं। तो हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक ये डायग्राम हमने बना लिया। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए, स्क्वायर की पहले प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए सबसे पहले बात होती है इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या, देखिए यहाँ पे आप ऐसा स्टार बना के लिख लीजिए, यहाँ में एरो करके, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, 4 साइड्स आर इक्वल। नंबर 2 इसमें क्या आ जाता है, नंबर 2 इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से। नंबर 3 क्या होता है इसकी प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे जब ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O पर, तो ये आपका 90 डिग्री का बनता है, हर यहाँ पे एंगल जो दिख रहा है आपको, ठीक है। डायगोनल जो आपका इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण। नंबर 4 क्या आता है, यहाँ पे इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का बनता है, ये नंबर 4 प्रॉपर्टीज होती है। ईच एंगल इस 90 डिग्री, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई है। अब देखिए वैसे तो स्क्वायर क्या होता है, आप ये जो होता है इसकी चारों साइड्स इक्वल भी होती है, लेकिन पैर की हम बात करें तो 2 साइड्स का जो पैर इधर का होता है या इधर का जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, ये पैरेलल भी होता है। तो ये पैरेललोग्राम भी कहा जाता है। आपके माइंड में आएगा पैरेललोग्राम तो हमने कुछ और पढ़ा है, नहीं, ये भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम एक अलग चीज़ हो जाती है जिसमें सिर्फ वही एक प्रॉपर्टीज बचती है जिसके पेड़ से बस पैरेलल होते हैं और कुछ नहीं होता उसमें, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज कोई अदर
नहीं होती है, बट इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज 4 हमने मेंशंस कर दी है। नंबर 5 की हम बात करें तो हम बात ये भी कर सकते हैं कि दो जो पेयर एक वर्टिकल बन रहा है एक हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो ये साइड्स के पेयर पैरेलल भी होते हैं, और पैरेलल होते हैं तभी ये 90 डिग्री है ईच एंगल। अब यहाँ पे फॉर्मूले की बात आती है स्क्वायर्स में। तो देखिए पहला फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। यदि मैंने ये साइड्स को a सेंटीमीटर सपोज किया, पहले तो ये क्या है लेंथ है, लेंथ को a सेंटीमीटर सपोज किया, और ये ब्रेड्थ है, तो मैं जाहिर सी बात है ब्रेड्थ भी इसका सेम होना चाहिए, तो सेम होगा, क्यों होगा, क्योंकि वर्ग है, स्क्वायर है, तो ये भी a सेंटीमीटर होगा। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माने वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखिए सबसे पहले जब एरिया की बात आती है, क्षेत्रफल की बात आती है, तो एरिया वर्ड सी 2D को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, 2D में एरिया शब्द जो होता है वो 2D में ही आपका शो होगा ऑलवेज। वॉल्यूम जैसा जो शब्द है माने आयतन जो शब्द है वो आपका 3D में यूज होगा। आयतन का सीधा सा मतलब है कितनी चीज उसमें समाहित हो सकती है, यानी उसका वॉल्यूम कैपेसिटी कितना है। तो ये चीज ऐसी होती है जिसमें हम अंदर कोई चीज रख सकते हैं या जिसमें कोई चीज समाहित हो सकती है। और ये स्क्वायर 2D का सीधा सा मतलब एक प्लेन सरफेस ही है, ठीक है ना, जिस पे आप कोई सा एक सरफेस बना सकते हैं, सर्कल हो गया, ठीक है, या फिर ट्रायंगल हो गया, या फिर आपका रोम्बस हो गया। तो ये जो होता है ये 2D का जो एरिया होता है ये क्या होता है आपका, मैंने क्या बताया, सीधी सी बात है कि एरिया जो होगा 2D में आपके 2 डायमेंशंस को शो करने वाला है, और 2 डायमेंशंस में होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती है। तो एरिया वर्ड्स रिप्रेजेंट करेगा 2 डायमेंशंस को, और 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लाई ही एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, 2 डायमेंशंस का एरिया ही, 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लाई ही एरिया कहलाता है। यानी हम यदि इसकी बात करने वाले हैं तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मैं शॉर्ट फॉर्म में आया स्मॉल में लिखूँ ये, लेकिन यहाँ पे तो देखिए लेंथ भी है सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ भी ए सेंटीमीटर है, उस हिसाब से भाई कितना हो जाएगा, ए सेंटीमीटर इंटू ए सेंटीमीटर, ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। दूसरी बात आती है यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, दूसरी बात आती है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को आप हिंदी में यदि कहीं देख रहे हैं या समझते हैं, हिंदी में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पूरी चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, पूरा टॉपिक है आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये दोनों मीडियम का हमारा बन पा रहा है। तो पेरीमीटर का सीधा सा मतलब है परिमाप। परिमाप को एक और शब्द बहुत अच्छा बनता है परिधि, चारों ओर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यदि इस पॉइंट से चलते हैं और वापस घूम के इस पॉइंट पर आते हैं तो आपने कितनी साइड्स को कवर किया, 1 2 3 एंड 4, तो कितनी 4 साइड्स हो गई है। तो 4 साइड्स का पेरीमीटर यानी कितना, तो देखिए ए सेंटीमीटर प्लस ए सेंटीमीटर प्लस ए सेंटीमीटर प्लस ए सेंटीमीटर, तो ये हो जाता है 4a सेंटीमीटर। तो जनरली फॉर्मूला वैसे इस हिसाब से होता है, फॉर्मूला 4 इंटू भुजा, ये कहना पढ़ा होगा आपने। तो 4 इंटू भुजा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि भुजा को आप मल्टीप्लाई 4 से कर दो, वो पेरीमीटर होता है। और एरिया में भी आपने सुना होगा कि भुजा का स्क्वायर ही एरिया कहलाता है, यानी साइड्स का। भुजा माने क्या होता है, साइड्स का, साइड्स का स्क्वायर ही। ये 2 चीज हो गई। थर्ड चीज इसमें आती है डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखिए यही डायगोनल है ये। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम एक फिर से बनाऊंगा, उसमें थोड़ा सा सब कुछ सारी चीज़ मेंशंस करी थी, इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं होगा वो। तो जब डायगोनल की हम बात करेंगे तो डायगोनल जैसे ही आपने इसमें मेंशंस कर दी, कोई एक डायगोनल की बात करें और आपसे कह रहा है कि इसका डायगोनल की माप क्या होगी, इसकी डायमेंशंस कितनी होगी, ठीक है ना। तो जरा हम देखते हैं कि डायगोनल ए, ये इसका मैं नाम दे दूँ ABCD, और कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हमने ये ट्रायंगल लिया, तो इस ट्रायंगल में एक डायगोनल मेंशंस हो रहा है। तो ये ट्रायंगल देखिए कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे एंगल B जो है 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है, मैं इसको ट्रायंगल में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा भी आप समझ लीजिए। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो पाइथागोरस थ्योरम निकल के आ जाती है, और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और बेस का स्क्वायर क्या, देखिए ये बेस क्या होता है ये हम अच्छे से उसमें पढ़ेंगे ट्राइंगल में, और ट्राइंगल में जाएंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी देखेंगे। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है बेस। इस हाइपोटेनियस को हिंदी में कर्ण कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। तो अब हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। तो ये हाइपोटेनियस को बता रहा है कोई सी, तो हाइपोटेनियस का देखिए मैं इसको यदि वहाँ पे बताता हूँ तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BA का या AB का स्क्वायर। जनरली आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ये होता है A√2, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ ये होता कैसे है। हम ये समझ लेते हैं होता कैसे है, आप यदि याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको पर बताने वाला हूँ कि निकलता कैसा है। तो देखिए यदि हम इसमें पढ़ रहे हैं तो AC स्क्वायर ये डायगोनल है तो D स्क्वायर समझ लो, ये डायगोनल आपने लिया है तो BC भी a सेंटीमीटर है, A स्क्वायर ये भी a स्क्वायर है, A और मिलके कितने हो जाएंगे D स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, और ये स्क्वायर सामने जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट बनेगा तो इस प्रकार होगा, और फिर क्या होगा A अंडर स्क्वायर है तो A बाहर निकल के आ जाएगा और 2 अंदर बचेगा। तो ये वो कहानी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो 3 चीज़ें इसमें बहुत खास चीज़ें हैं, आपको वर्ग में या स्क्वायर में क्या क्या समझना है। सबसे पहले उसका एरिया, पेरीमीटर और नंबर 3 डायगोनल। प्रॉपर्टीज़ एक बार इसकी क्लियर लिख लें ताकि प्रॉपर्टी बेस्ड वैसे क्वेश्चन नहीं आता है ना। ये कोई 9th या 10th पे आपसे कोई कॉन्ग्रुएंसी या इस तरह से कोई बात नहीं होने वाली है, ठीक है ना। कोई थ्योरम नहीं देने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में बस आपको ये क्लियर ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, फॉर्मूले क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं हम ट्राइंगल पे, सॉरी ट्राइंगल पे नहीं रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल को देख लेते हैं हम। चलिए अब हम देखते हैं नंबर 2 रेक्टेंगल। आयत। तो रेक्टेंगल का डायग्राम बना लेते हैं। रेक्टेंगल का डायग्राम ये बनता है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, इसको रेक्टेंगल क्यों कहते हैं। देखिए नंबर 1 प्रॉपर्टीज की हम बात करें। नंबर 1 क्या होती है कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, विपरीत भुजाएं जो होती हैं वो इक्वल होती है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल जैसे कि मैं बता दूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपका ये इस तरह से डस्टर, तो ये दोनों इक्वल रहेंगी और ये दोनों इक्वल रहेंगी, यानी कि अपोजिट साइड से आर इक्वल, जबकि स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर रहती है। तो पहला तो ये हो गया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नंबर 2 की हम बात कर लें। नंबर 2 क्या रहने वाला है इसमें, देखिए नंबर 2 इसमें भी वही है, आपके डायगोनल्स इक्वल होंगे। डायगोनल आर आल्सो इक्वल है ना, यहाँ पे डायगोनल भी आपके इक्वल रहता है। इसके बाद में रेक्टेंगल में और क्या चीज़ होती है, देखिए रेक्टेंगल में आप यहाँ पे ना जाएं, यहाँ पे ना ये 90 डिग्री कभी नहीं होता है, तो ये 90 डिग्री होता है नहीं इंटरसेक्ट पे, ये स्क्वायर में ही होता है। अच्छा इंटरसेक्ट पे 90 डिग्री कब बनता है उसकी एक कहानी बता देता हूँ। जब भी चारों साइड्स इक्वल है तो वहाँ पे जब भी कोई आप इंटरसेक्ट करेंगे डायगोनल का, तो उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनना ही बनता है। ये सीधी सी बात है, ये आप समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल में और कोई इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, मेन प्रॉपर्टीज़ है अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल आर आल्सो इक्वल। नंबर बस एक थर्ड एक चीज़ है जो होती है 90 डिग्री का हर एंगल होता है यहाँ पे रेक्टेंगल में भी। एंड नंबर 4 हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इसके भी जो पैर्स हैं साइड्स के, एक पैर ये और एक पैर ये, तो ये दोनों पैर्स भी आपके क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं, तो ये भी पैरेललोग्राम इस हिसाब से कहा जाता है, ठीक है। अब फॉर्मूले की बात आती है तो फॉर्मूले में नंबर 1 वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया मैंने बताया, एरिया का सीधा सा मतलब है, हिंदी शब्द है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, और एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, लंबाई गुणा चौड़ाई को। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो होती है एक चीज, किसी भी एरिया का सीधा सा मूल सिद्धांत यही है, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म एरिया का यही बनता है। अब आपकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है तो वो एक अलग बात है, वो एरिया में हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए लेंथ को मैंने 8 सेंटीमीटर लिया, तो जाहिर सी बात है ब्रेड्थ इसके लेंथ से डिफरेंट ही होगी, क्योंकि ये चीज़ ही क्या है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे फॉर्मूला a इंटू बी, और देखिए यूनिट कैसे चढ़ती है वो भी मैं बता देता हूँ। ये a सेंटीमीटर है, ये b सेंटीमीटर है, तो यूनिट का क्या होता है, हो जाता है a इंटू बी
सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट का मल्टीप्लाई भी होता है। बहुत कम लोग है ना यूनिट को छोड़ देते हैं, यूनिट 2 यूनिट का मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। आप समझिए ना, आप प्लॉट लेने के लिए जाते हैं तो प्लॉट लेने के लिए यदि आपने बोला है कि भैया हमें 20 बाई 40 का प्लॉट दिखा दो, तो आप उसको बोलते हैं 20 बाई 40 का प्लॉट दिखा दो, हालांकि रेक्टेंगल ही है क्योंकि 2 साइड्स अलग अलग है वहाँ पे। तो जब आप उसके स्क्वायर्स की बात करें, उसके एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं 800 स्क्वायर फीट। यानी कि 800 स्क्वायर फीट आता क्यों है, वो ये आता है 20 × 80। अब देखिए ये 20 फीट था और ये 80 फीट था, तो 20 × 80, ये सॉरी 20 × 40 हमने लिया था, तो 800 तो ये हो गया यूनिट, ये हमारे नंबर्स का मल्टीप्लाई। लेकिन ये फीट और फीट क्या हुआ, स्क्वायर, तो इसको इस हिसाब से बोला जाता है 800 स्क्वायर फीट। पहले स्क्वायर बोल देते हैं या फिर 800 फीट स्क्वायर बोलो कि बात वही होती है। 800 स्क्वायर फीट जनरली बोला जाता है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है 800 फीट स्क्वायर, ठीक है ना। तो यूनिट का मल्टीप्लाई भी होता है, मीटर में यूनिट होगी तो 800 मीटर स्क्वायर हम बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट पे डिपेंड करेगा वो कहानी। तो आपका यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, AB सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 2, इसमें भी पेरीमीटर की हम बात कर लें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर वही शब्द है कि आप यदि इस पॉइंट से चल के घूम के आते हो इस पॉइंट तक, तो क्या होता है, देखिए वर्ग में तो 4 इंटू भुजा होती है क्योंकि सभी साइड बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक चले तो आपने देखा ये वाला साइड B होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चले A, फिर B और फिर A। तो इसमें 2A स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, A और A 2 और B और B, यानी 2B आपको मिलते हैं। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो A + B सेंटीमीटर। तो आपने यही सुना होगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये वो कहानी होती है। तो ये उसका फॉर्मूला बनता है। तो कैसे बनता है ये हमने देख लिया, बाउंड्री से एक पॉइंट से चल के घूम कर आ जाइए, क्या क्या डायमेंशंस लेके आ रहे हैं वो ऐड कर लीजिए। नंबर 3 बात आती है यहाँ पे भी डायगोनल की। तो डायगोनल में जरा हम देख लेते हैं, डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल में भी वही होता है। देखिए यहाँ पे भी आप है ना, आपने ये शेप बना लीजिए, ये या मैं अलग से एक बार बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम उसमें भी लगनी है, ऊपर मेंशन है। तो एक इस हिसाब से ये आप ले लीजिए। तो डायगोनल में आपको ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें वही फार्मूला होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो डी स्क्वायर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। अब यहाँ पे एडिशंस नहीं हो पाएगा इनका, क्योंकि वहाँ पे एडिशन इसलिए हो गया था, वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, इसलिए 2a स्क्वायर हो गया था। तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। अब डायगोनल का स्क्वायर सामने भेजेंगे तो अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। तो बस ये 3 चीज़ें इसकी समझने वाली। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू पे ही चलते हैं। पहले कंटिन्यू पे हम रोम्बस और पैरेललोग्राम तक हमारा डाटा कर लेते हैं, फिर हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे। तो रोम्बस को समझ लेते हैं हम। ट्रायंगल बेस को समझने के पहले हम पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूरे कर लेते हैं, फिर ट्रायंगल से स्टार्ट, फिर हम समझेंगे कहानी को आगे की। तो अभी नंबर 3 पे हमारा आती है कहानी रोम्बस। रोम्बस का सीधा सा मतलब है समचतुर्भुज। क्या होती है कहानी वो मैं बता देता हूँ। समचतुर्भुज जब भी आपके माइंड में आए तो आप ये समझना, ये जो वर्ग है ना उसका टेढ़ा वाला पार्ट है, थोड़ा टेढ़ा कर दो। लेकिन एक्चुअली में ये थोड़ा डिफरेंट होता है ना। वर्ग को टेढ़ा पार्ट हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग को हम कितना भी टेढ़ा कर दें उसके डायगोनल इक्वल हो ही होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं सबसे पहले। नंबर 1 प्रॉपर्टी, इसको रोम्बस क्यों कहा जाता है, कि ये क्या डिफरेंस है। सबसे पहला तो इसकी साइड्स भी आपकी इक्वल होती है, इक्वल साइड्स ही होती है। यदि a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर होगा, और ये भी a सेंटीमीटर ही होगा, ये भी a सेंटीमीटर ही होगा। सबसे पहले बात तो ये, इसकी साइड्स भी क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती है। साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल है ना इसकी। नंबर 2 प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसमें इंटरसेक्ट पे जो डायगोनल आते हैं वो भी आपके डायगोनल 8.0 जो इंटरसेक्ट करते हैं वो भी आपके इक्वल नहीं होते, सॉरी, ये 90 डिग्री बनाते हैं।
तो बस ये दो ही इसका इंट्रोडक्शन है। थर्ड इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं कि ये पैरेलल और ये ऐसे, यानी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस है और वर्टिकल पैरेलल लाइंस है। अब ये वर्ग या स्क्वायर से डिफरेंस क्यों है, कि उससे डिफरेंस में इसमें क्या क्या बात है। तो देखिए स्क्वायर्स में क्या होता है, स्क्वायर्स में डायगोनल है ना, ये दो जो डायगोनल वहाँ बनते हैं वो इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल नहीं होते, इसमें एक बड़ा होता है और एक छोटा डायगोनल होता है। ठीक है। नंबर सेकंड डिफरेंस क्या होता है, डायगोनल तो हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर में क्या होता था, जैसे कि थोड़ा सा अलग से एग्जांपल बना के बता दूँ डायग्राम। स्क्वायर में ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का होता था, इसमें ये 90 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि दिख ही रहा आपको टेढ़ा होता है 90 डिग्री के लिए। तो इस तरह से कोई कहानी होनी चाहिए। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बिल्कुल फिक्स पे, यानी परपेंडिकुलर उस पर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ता हो तो 90 डिग्री यहाँ नहीं होता है। तो ये दो मेनली डिफरेंस है इन दोनों के, एक तो डायगोनल नहीं होते इनके इक्वल, दूसरी बात है 90 डिग्री का हर एंगल नहीं होता है। लेकिन कॉमन क्या बात होती है, कॉमन बात ये होती है कि चारों साइड्स इक्वल होती है, वो दो उसमें भी होती है इसमें भी होती है, दूसरी इंटरसेक्ट पे दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। चलिए, तो फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस को देख लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस यानी आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम एरिया ऑफ रोम्बस देखने वाले हैं। क्या होता है, सीधी सी बात है, एरिया ऑफ रोम्बस थोड़ा डिफरेंट होगा। दो होते हैं यहाँ पे। पहला होगा देखिए बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। यदि आपको आधार की डायमेंशंस पता है और ऊंचाई ये नहीं होगी, ये स्लैंट हाइट है, ऊंचाई ये होगी, है ना, हाइट। यदि ये दोनों आपको पता है तो आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, ये नहीं पता है तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। व्हाट इज D1, व्हाट इज D2? D1 डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकेंड, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। यदि ये भी आपको पता है तो आप इस पर भी जा सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है। क्लियर हो? अब देखिए दूसरी बात आती है, पेरीमीटर वही होगा। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस भी क्या होगा, आप इस पॉइंट से घूमकर आएंगे तो आपको चारों साइड मिलेंगे, यानी 4 इंटू साइड। ठीक है। एंड नंबर थर्ड, डायगोनल इसमें बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल दिखता नहीं है। ठीक है, तो डायगोनल इसमें कोई चीज़ निकल के नहीं आती है। बस ये दो ही चीज़ होगी जो आपको समझनी है। तो बढ़ते हैं अब हम पैरेललोग्राम की तरफ। तो अब पैरेललोग्राम में देखते हैं, सेम है रेक्टेंगल का टेढ़ा पार्ट जो रेक्टेंगल होता है, लेकिन उसमें भी क्या डिफरेंस होगा, उसमें भी डायगोनल्स आपके इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, आप इसको बनाकर देखिएगा, आपके अनइक्वल मिलेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। तो क्या होता है ये, इसका शेप देखिए इस प्रकार बनता है। ये साइड्स इसके इक्वल, ये साइड्स इसके इक्वल, ये तो क्लियर है। लेकिन इसमें ये डायगोनल और ये डायगोनल अलग अलग होते हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ा एक छोटा है, जबकि रेक्टेंगल में दोनों इक्वल होते थे। तो इसकी प्रॉपर्टीज बस एक ही प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड्स का जो पेयर है, जैसे एक पेयर ये और एक पेयर ये दोनों पैरेलल होंगे और कुछ पेयर नहीं है। दूसरी बात है, ये दो अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होगी। इसके अलावा इसमें कुछ भी इसकी प्रॉपर्टीज नहीं बनती है। बात करते हैं इसका एरिया की। तो एरिया में क्या होगा, एरिया इसका बेस इंटू हाइट होगा। यहाँ पे भी एरिया आपको एक ही देखने के लिए मिलेगा, एक सिर्फ बेस और एक हाइट जो कि परपेंडिकुलर होगी। नंबर 2 क्या होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर देखिए इसका वही होगा जो रेक्टेंगल का होता था। आप इस पॉइंट से चलते हो, यदि ये a सेंटीमीटर तो ये डिफरेंट को साइड्स होगी, तो यहाँ पे आपको वही मिलेगा 2a + b। डायगोनल इसमें भी नहीं बनता है। तो अब हमने देखिए स्क्वायर समझा, रेक्टेंगल समझा, रोम्बस समझा, पैरेललोग्राम समझा, ये 4 चीज़ें समझ ली हैं। तो अब 4 चीज़ों पर बेस हम पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम ट्रायंगल को अच्छे से समझेंगे, सर्कल को समझेंगे, ट्रेपेजियम को समझेंगे, उनके बेस के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपका 2D ही चल रहा है बहुत लंबा, और 2D में हम पहले 1 by 1 क्वेश्चंस को ले लेते हैं और समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को।
चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हम सॉल्यूशंस की तरफ। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं सॉल्यूशंस स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के, रोम्बस के। फिर हम बाद में आगे टॉपिक को समझेंगे और फिर हम उनके क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करा है हमने यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 100 मीटर एंड 50 मीटर। चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशंस पहले। लेकिन क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो मैं बता देता हूँ। वो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आयताकार गार्डन कैसे होता है। मैं सही इसका डायग्राम बना देता हूँ। आयताकार गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी दो साइड्स इस तरह से पैरेलल हो, अपोजिट साइड्स। ये सिंगल है तो ये इधर का सिंगल होगा, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ उन्होंने कहा है 100 मीटर है और ये 50 मीटर है ब्रेड्थ। अब देखिए सबसे हाईएस्ट लेंथ कौन सी हो सकती है, मैक्सिमम लंबाई। यदि ऐसा कोई डायग्राम है, मैं आपसे चित्र, आपके पास कोई पिक्चर है इस तरह से, कोई इमेज है, मैं आपसे बोलूँ सबसे लंबी लकीर खींच के दिखाओ, तो क्या होगी, एक ही हो सकती है। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दो, यही सबसे लंबी लाइन होगी, यही सबसे लंबी डिस्टेंस होगी। तो ये फाइंड आउट करना है। तो लेकिन ये होता है क्या है, डायगोनल होता है, माने विकर्ण होता है। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो सीधा सा बात है, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का, वो क्या बताता है, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। चलिए अब लेंथ स्क्वायर क्या होगी, यानी 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम आगे। तो देखिए क्या होगा, 100 का स्क्वायर माने कि आप स्क्वायर है तो 2 0 एक और बार कर देंगे डबल, और 50 का स्क्वायर है तो पहले 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 0 आपको ले लेंगे। अब ये 10,000 और वो 2,500 दोनों को ऐड करा तो कितना हो जाएगा आपका 12500, ठीक है, यानी 12,500, ठीक है, 12,500। अब आपका इसका अंडर रूट निकालना है। तो आपको पता होता है कि 125, देखिए कम समय में करना है तो 125 इंटू 100 करेंगे तो भी हमें वही चीज़ मिलनी जो वहाँ लिखी हुई है। 100 अलग दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई 100 करेंगे यही चीज़ है, वही आंसर आना है। लेकिन 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है। अब अंदर बचा 125, और 125 में 5 के 3 मल्टीपल होते हैं, यानी 125 को हम लिखें तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करें 25, फिर 5 मल्टीप्लाई करें 125, तो 2 5 का 1 5 निकल कर आएगा और अंदर 1 5 रह जाएगा। तो 50√5 ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो इसमें डायगोनल पूछा गया था डायरेक्टली। क्वेश्चन बढ़ते हैं सेकंड की ओर। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ रूम इज 5.5 मीटर एंड विड्थ इज 3.75 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ हैविंग द फ्लोर बाय स्लैब्स एट द रेट ऑफ ₹800 पर स्क्वायर मीटर। सीधा से ऐसी कहानी है, आपको एक रूम दिया, रूम पे आपको फर्श पे आपको टाइल्स बिछानी, और टाइल्स बिछाने का चार्ज लग रहा है 1 स्क्वायर मीटर का 800 रुपये। 1 स्क्वायर मीटर का 800 रुपये लग रहा है। तो वो पूछ रहे हैं उस फर्श पे, उस पे कितना चार्जेस टोटल बैठेगा, कितना बनेगा। क्लियर हो। तो देखिए सॉल्यूशन ले लेते हैं। लेंथ कितना गिवन है, लेंथ गिवन है आपका 5.5 मीटर, ब्रेड्थ है आपका 3.75 मीटर। ये रूम का, फर्श का, फ्लोर का डायमेंशंस है। तो हम फ्लोर का पहले एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया क्या होगा, 5.5 मल्टीप्लाई 3.75। ये बात क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे फिर वही बात आती है आपकी, सिंप्लीफिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है आप उससे कर सकते हो। तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा, आप यहाँ से ये हटा दें और यहाँ से हटा दें और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए कम से कम हो सकता है काट दीजिए इसको, कट रहा है तो, या फिर दूसरा तरीका और भी है, आप इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर आप 1000 जो है उतना पॉइंट से आप डेसिमल लगा दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई यदि इजी लग रहा है तो वो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50 इंटू, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 50 इंटू 5 इंटू 400 माइनस 25, एक तरीका ये भी है। क्लियर हो।
या फिर दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं इसको, अब मैं यहाँ पे आपको है ना क्वेश्चंस तो अलग है, सिंप्लीफिकेशन पे वर्क कर रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन हम आपको कम समय में आप कैसे कर सकते हैं वो आप देखने वाले हैं। तो यदि ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप एक काम करिए, 375 को 55 में मल्टीप्लाई करना है तो आप इस प्रकार भी जा सकते हैं, तो इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो और यहाँ पे 55 रहने दो। तो 3 का पहले 55 में मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 300 का 55 में किया 300 का पहले 50 पे हुआ और 300 का फिर 5 पे हुआ तो कितना होगा, $16,500 300 का जो 55 पे कर रहे हैं इतना निकल के आता है। अब हमें 75 का 55 पे करना है, 75 का 55 पे करना है और एडिशंस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 75 का 55 में हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इसको भी इस प्रकार लिख लो, बहुत सही हो जाएगा ये 50 + 5। मैं थोड़ा अच्छा से कर बता देता हूँ यहाँ पे, 75 × 55 जब हम कर रहे हैं तो 70 + 5 50 + 5। आपको डायरेक्ट आता आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये कम समय की चीज़ें हैं यदि बनती है तो। देखिए 7 × 5 कितना हुआ, 3500, 7 × 5 कितना होगा वापस से, ये 70 का पहले 50 पे किया तो 35 और 2 0, अब इसका होगा 350, अब 5 का इस पे हुआ 250 और 5 का 5 पे हुआ 4125। 4125 का आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, $2625 कितना आ रहा है अपॉन में 1000। आप 3 0 को यहाँ पे लगा दीजिए तो ये मल्टीप्लाई आंसर हुआ। फिर अब यहाँ पे आपको देखिए ये मीटर स्क्वायर कहलाएगा, आपको 1 मीटर की रेट दिया है 1 मीटर स्क्वायर का 800, तो कितना हो जाएगा 20.625 × 800, ये आप करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, जो टोटल खर्चा आएगा फर्श का, फ्लोर का, ये इसका आंसर होगा। हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब तभी तक आपने क्या देखा, आपने देखा हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम का फॉर्मूले मैंने आपको बताया और उस पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं और लेवल्स की तरफ, इसके क्वेश्चनों में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 30? कहता है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 206 मीटर देन इट्स एरिया। वो आपसे एरिया पूछना चाहता है। गिवन क्या क्या दे रखा है उसने, मैं हिंदी में बात करूं तो उसने लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा है जो कि ये 23 मीटर, और आगे उसने परिमाप बताया कि 206 मीटर है, आयत आपको दिया गया है और वो आपसे जानना चाहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, माने एरिया क्या होगा। ले लेते हैं सॉल्यूशंस। तो देखिए गिवन में आपको दे रखा है लेंथ एंड विड्थ का डिफरेंस, तो L - B = 23 मीटर। ओके, और दूसरी चीज इसने दे रखी है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको पता होगा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2L + B = 206। मतलब कि ये पेरीमीटर होता है और उसने गिवन दे रखा है तो हमने वहाँ पे इक्वल में रख लिया है। अब देखिए यहाँ पे L + B की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 103 आ गई। क्लियर हो? अब यहाँ से दो तरह से डिपेंड करता है आप कैसे जा सकते हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये हम हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एंड इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंस दे दिया था, इक्वेशन सेकंड आपको कैसे आई है, उसने हमें वहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर यही होता है। तो देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। तो हमने सॉल्व करा बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ये कट जाएगा, 2L = कितना आएगा 6 और ये आपका 12। तो L की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 63।
ये सुनो, एल की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 63, आप किसी इक्वेशन में रख दिए, फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दीजिए, तो बी की वैल्यू आ जाती है आपकी, यहाँ पे मैंने एल की वैल्यू 63 रखी, ये यहाँ पे एल की वैल्यू 63 रखी, तो बी की वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी 103 माइनस 63, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो देखिए एल इंटू बी आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे 63 मल्टीप्लाई 40, तो कितना हो गया 2520, डिपेंड करता है क्या दिया था मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक यहाँ का मीटर होगा एक यहाँ का मीटर होगा। क्लियर हो? ये इसका आंसर बना है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, माने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 ये कहता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड विड्थ इज 3 मीटर। ठीक है, आगे दिया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज, आपको यानी कि उसका यहाँ पे भी एरिया फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल है, डायगोनल है और डिफरेंस है लेंथ एंड विड्थ का। चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशन इसका भी। डायगोनल माने ये तो पता होगा, हिंदी मीडियम में यदि कोई देख रहा हो तो विकर्ण को हम डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में। तो गिवन है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है? रेक्टेंगल का अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माने कि ये होता है डायगोनल का फॉर्मूला। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये अंडर रूट्स में होते हैं। अब इसके इक्वल टू आपको वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 15। तो देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सामने जाएगा तो स्क्वायर बनाएगा, तो स्क्वायर बनाया तो ये कितना हो गया 225। ये सुनो, ये कितना हो जाएगा 225। अब आगे आपसे बोला है एंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड विड्थ इज 3 मीटर। देखिए यहाँ पे अब आपसे आगे क्या बोला है? डिफरेंस है एल माइनस बी इक्वल टू है 3 मीटर। तो आपको यहाँ पे भी एरिया फाइंड आउट करना है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था एक वैल्यू ऐसी थी कि एल प्लस बी और वो एलिमिनेट हो गई थी, यहाँ पे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये एलिमिनेट कैसे करें हम? तो यहाँ पे आपको बेसिक से एलजेब्रिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। वो कौन से होते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, तो आपसे थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB होता है। यस और नो? तो अब हम देखिए इसकी वैल्यूज हमें पता है, यस और नो? इसकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन यहाँ पे यदि मैं ऐसा कुछ करता हूँ, देखिए एक फॉर्मूला तो ये होता है, दूसरा फॉर्मूला एल प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, दूसरा फॉर्मूला आप ये लगाते हैं तो ये फॉर्मूला ये निकल कर आता है। यदि एल प्लस बी का होल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB होगा, लेकिन एल माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उस केस में क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB। तो ये आप माइंड सोचिए कौन सा लगाना ज़्यादा इजी होगा। आप पहला वाला लगाते हैं लेकिन दूसरा वाला लगाते हैं, डिफरेंस क्या होता है? दूसरे वाले में देखिए ये वैल्यू गिवन है आपके सामने, तो आप यहाँ पे क्या 3 पुट कर देंगे, ये वैल्यू भी आपके पास गिवन है, ये वैल्यू पुट कर देंगे। पूछा गया है एरिया जो LB होता है तो वो इजिली यहाँ से निकल पाएगा। इसमें आपको एल प्लस बी आपको फिर वही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये माइंड आपका सेट हो जाना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। देखिए मैं भी डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पहले ऐसे तैयारी नहीं है, लेकिन मैंने भी माइंड में सेट आया था कि शायद ये वाला लग जाएगा, लेकिन फिर ध्यान में आया कि डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस पे जाएं तो ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो मैंने ये लगाया, तो ये 3 का वैल्यू रख दी स्क्वायर, एल प्लस बी की वैल्यू रख दी जो 225 है, माइनस 2LB। अब देखिए ये 9 होता है, आप इसको इधर लेके आ जाइए तो 2LB प्लस का इधर आ जाएगा, ये 225 में से 9 माइनस करिए, तो 225 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा 216। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये 225 उधर जाएगा, तो जो 9 होगा 225 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो वो होगा 216। अब यहाँ पे 2 डिवाइड में जाएगा तो LB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108, और यही इसका आंसर है। पूछा क्या गया था? एरिया, तो ये इसका एरिया आ गया, ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कहता है द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम इज 120 रुपीज़।
मतलब एक रूम में आप कारपेट बिछा रहे हो, उसका बिछाने का खर्चा आपका 120 रुपये बनता है। आगे दिया द विड्थ हैड बिन 4 मीटर, और उन्होंने कहा यदि है ना जो रूम है, रूम में जाहिर सी बात है आप कारपेट बिछाने के लिए जाते हो तो आपको ये पहले पता करना पड़ता है कि उसकी चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी, उसी हिसाब का आप कारपेट बिछाते हैं। अब वो कहता है कि यदि चौड़ाई उसकी 4 मीटर यदि कम कर दें हम, और कम हो, तो ऐसा होने पे क्या होता है कि जो खर्चा आ रहा है, द कॉस्ट ऑफ द कारपेट वुड हैव बीन 20 रुपीज़ लेस, तो अब जो कारपेट पे जो खर्चा बैठने वाला है वो 20 रुपये कम बैठने वाला है साहब। द विड्थ ऑफ द रूम बतानी है, और अब आपको ये पूछ रहे हैं कि चौड़ाई बताइए आप उस रूम की क्या होगी। चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशन इसका। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, आप माइंड में रेक्टेंगल फिट होना चाहिए, रेक्टेंगल के फॉर्मूले फिट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, डायमेंशंस क्या होती है वो क्लियर होने चाहिए, और बेसिक से कुछ कंसेप्ट कि भाई खर्चा कैसे बनता है। जब हम, जाहिर सी बात है, आपको किसी ने कहा कि आपके रूम का एरिया 120 मीटर है, आप दुकान हो भाई, आपकी एक दुकान है, ठीक है, और आपकी दुकान है मान लीजिए 20 बाई 15 की, 20 बाई 15 की दुकान है आपकी दुकान, तो 20 बाई 15 आपका कितना हुआ, 300 स्क्वायर फीट हुआ। अब आपने कहा मुझे 20 बाई 15 में मुझे कालीन बिछानी है, जिस कालीन का खर्चा आ रहा है 1 फीट पे, 1 फीट स्क्वायर पे 10 रुपये, और 300 स्क्वायर फीट आपका दुकान का फर्श का एरिया है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, यानी 3000 रुपये कालीन पे खर्चा आएगा। ये बातें बेसिक सी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए तो समझते हैं हमारे क्वेश्चन पे। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ऑफ अ रूम दिया है, तो हमें तो यहाँ पता ही नहीं है लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, तो और यहाँ पे 1 स्क्वायर फीट का हमें खर्चा भी नहीं पता, सारी चीज़ें नील है, यहाँ सारी चीज़ें अननोन है, कोई डिफाइन ही नहीं है यहाँ पे। तो हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट सपोज करना पड़ेगा लेंथ इक्वल टू, हमने ले लिया भाई एल ही ले लो, ठीक है ना, और विड्थ इक्वल टू आप विड्थ ही ले लो, है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, यदि ये दोनों है तो एरिया यही हो जाएगा, ये रूम का फर्श का एरिया हुआ। अब देखिए हमें मानते हैं रूम पे ये एरिया हुआ, तो देखिए इस हिसाब से हम मीटर कुछ भी हम ले लेते हैं कि भाई ये एल मीटर में होगा, ये मीटर में होगा, तो एल भी मीटर स्क्वायर बन रहा है उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया। अब हमने ये भी एक और सपोज कर लिया, लेट सपोज हमने ये कर लिया कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा बनता है 1 रुपीज़, क्योंकि हमें तो यहाँ पे रुपया दिया नहीं था, टोटल दिया था, तो यदि ऐसा बनता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल उस पर, तो आपके रूम पे कालीन जो पूरे फर्श पे बिछाने वाले हैं उसके एरिया से आपने उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरे कालीन का खर्चा बैठेगा, पूरे कारपेट का खर्चा बैठेगा, फर्श का, फ्लोर का। तो ये हमारे अननोन डाटा का वेरिएबल जो हम लेकर आए, तो उस हिसाब से ये बता रहा है टोटल खर्चा रूम का, और एक उन्होंने दे रखा है वैल्यूज, वो भी रूम के कारपेट का बिछाने का खर्चा है, तो दोनों बात एक ही कर रहे हैं, तो दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ, तो मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया, यानी LBX इक्वल टू क्या है, 120 है, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए भाई टॉपिक मेंसुरेशन है, थोड़ा दिमाग एडवांस लगाना पड़ेगा इसमें, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। आगे दिया है कि अब आप चौड़ाई इफ द विड्थ हैड बीन 4 मीटर लेस, चौड़ाई 4 मीटर कम कर दें, तो चलिए अब चौड़ाई हम 4 मीटर कम कर दें, तो लेकिन लेंथ हमारा वही होगा, चौड़ाई हमारा 4 मीटर कम हो गया, खर्चा तो अभी भी हमारा X रुपीज़ रहेगा, तो अब हमारा एरिया तो देखो ये आएगा LB माइनस 4, ये एरिया है, खर्चा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अब हमारा खर्चा बताएगा, तो खर्चा बता रहा है, जाहिर सी बात है। अब ये क्या आ रहा है, अब ये आ रहा है कि आपने 4 मीटर उसकी विड्थ कम कर दी है, तो अब ये रूम के फर्श के कालीन का खर्चा बैठता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं तो वे कहता है कि जो पुराना खर्चा होता है उससे 20 रुपये कम पड़ता है, तो अब जो खर्चा बैठने वाला है वो देखिए 20 रुपये कम कर दीजिए, माने 100 रुपये बैठने वाला है, तो ये इसके इक्वल हमें क्या चीज़ बता रहे हैं, LBX इंटू एक्स इक्वल टू 100, इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, या फिर आप देखिए वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, वैल्यूज़ आपके अकॉर्डिंग आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूशंस भी कर सकते हैं, एलिमिनेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। मैं इसको क्या करूँगा, सब्सटीट्यूट, जो कि इसी तरह से डायरेक्ट मैं डिवाइडिंग कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो LBX डिवाइड में मैंने रखा LB माइनस 4 इंटू एक्स, ऊपर में देखिए 120 के अपॉन में ये वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये पार्ट इसके इधर के लेफ्ट हैंड साइड इसके नीचे रहेगा, इसके नीचे ये वाला पार्ट रहेगा, तो 100 नीचे आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, देखिए L से कट रहा है, X से कट रहा है,
ये 6 होगा और ये 5 होगा, मैंने 20 से काट दिया है इसको 20 से। तो कहानी ये बन रही है b अपॉन b माइनस 4, b अपॉन b माइनस 4 इक्वल टू 6/5। 5 इधर जाएगा 5b, ये उधर जाएगा 6b माइनस 4। अब देखिए b इधर आ जाएगा तो एक भी बचेगा और 24 इधर आ जाएगा प्लस का बचेगा। तो हमारा आंसर आ रहा है b, जो कि वेट था, जो कितना निकल कर आया 24 मीटर। जो भी है ना, हमने यहाँ पे तो कोई दिया नहीं था हमें उसका, ठीक है ना। तो 24 मीटर, 24 फीट कुछ भी हो सकता है, लेकिन 24 उसका वैल्यूज होगा। यूनिट मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि यूनिट तो दिया ही नहीं था उन्होंने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो उसका आंसर 24 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे अभी बेसिक से थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे रेक्टेंगल पे, जिसमें हमने एल्जेब्रिक फॉर्मूले भी देखे यहाँ पे। बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 ये कहता है अ गार्डन इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड, देयर इज अ पाथ 1 मीटर वाइड आउटसाइड द गार्डन along its sides. If the path is to be constructed with square marble tiles 20 centimeter and 20 centimeter, the number of tiles required to cover the path is। पहले बात बता दूं क्वेश्चन का मतलब क्या है हिंदी में, सीधा सीधा एक गार्डन है आयताकार, गार्डन जो आयताकार है उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ठीक है। और उस 1 मीटर चौड़ा रास्ता जो बन गया है उस पर ना टाइल्स लगाई गई हैं, जो टाइल्स का साइज है वो 20 सेंटीमीटर का है, मतलब उनकी लेंथ और विड्थ 20 × 20 की है। तो आपसे पूछा है कि भैया ऐसा गार्डन है जिसके 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे तो वो टाइल्स की संख्या क्या होगी। चलिए समझ लेते हैं। ये प्रैक्टिकली समझने के लिए हमें डायग्राम जब बनाना होगा ताकि आप क्लियर समझ पाएँ। ऐसा एक गार्डन है और उस गार्डन में उसकी लेंथ है 24 मीटर और 14 मीटर इधर से है। इसके चारों ओर एक मीटर का रास्ता है। ये रास्ता बनाया गया है और इस रास्ते पे टाइल्स लगानी है। उन टाइल्स का साइज क्या रहेगा 20/20 की टाइल्स रहेंगी। तो ऐसे कितने टाइल्स उस पर फिट हो पाएंगी उस रोड पे, उस पाथ पे। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हमें उसका एरिया पता चल जाए और टाइल्स के एरिया से हम डिवाइड कर दें तो सीधी सी बात है आप बता पाओगे। जाहिर सी बात है मुझे रूम में पता करनी है, सपोज करो ये रूम है और मुझे पता करनी है कितनी टाइल्स लगनी है। कोई मुझे कहे रूम का एरिया 400 मीटर स्क्वायर है और टाइल्स का साइज ये है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा तो टाइल्स के साइज से यूनिट सेम करके ऊपर 100 आएगा। तो ये आपका टोटल एरिया में से टाइल्स का एरिया डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ टाइल्स को बताता है। तो ये बात तो क्लियर है। तो मतलब हमें ये समझ में आता है कि हमें उस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। और पाथ का एरिया फाइंड आउट होगा कैसे, सीधी सी बात है, टोटल में एरिया में से आप अंदर का एरिया माइनस कर दें तो पाथ का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो टोटल एरिया कैसे होगा, टोटल एरिया में यहाँ से लेंथ काउंट होगी, तो यहाँ से लेंथ काउंट होगी तो ये 24 है, एक इधर का जुड़ जाएगा एक इधर का, तो 26 मीटर। सिमिलर विड्थ भी टोटल काउंट होगी, तो ये यहाँ तक 14 है, एक इधर की यानी 16। तो पूरा एरिया कितना बन रहा है 26 × 16 और अंदर का एरिया बनता है 24 × 14। ये दोनों आप ये इसमें से बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे, बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे तो कौन सा एरिया दिखेगा, पाथ वाला एरिया क्लियर होगा। तो बस हमें पहले ये करना है, तो यहाँ से आपको ये पहले माइनस करना होगा और यहाँ पे आपका आ जाता है वर्क। सिंप्लीफाई कितने इजी तरीके में आप करते हैं। तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो मैं देखिए 16 कॉमन ले लूँगा डायरेक्ट, और आप कैसे 16 कॉमन लेते हैं मुझे नहीं पता, मैं 16 कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ 26 बचेगा। यहाँ पे मैंने क्या करा 16 कॉमन लिया, तो यहाँ से देखो 16 को ऐसे भी तोड़ सकता हूँ 8 × 2 के फॉर्म में। तो यहाँ से 3 छोड़ा है उसने और यहाँ से 7 छोड़ा, और यहाँ से 26 में से 21 माइनस होना है। 21 क्या है 3 7 है 21, तो 26 में से 21 माइनस होगा तो मल्टीप्लाई बचना है 5।
और 5 16 पंजे कितना होता है 80। यूनिट लगा दो, कौन सी यूनिट है, मीटर, मीटर था मीटर स्क्वायर। बस इसमें आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए टाइल्स का एरिया सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यूनिट के साथ में है, तो डिवाइड करना है तो इसको मल्टीप्लाई 100। देखिए 2 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर का 100 और 1 और मीटर का 100। अब यहाँ पे बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे तो गिवन है 20 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिवाइड करना है, ये 5 आया, ये 5 आया, ये 25 हुआ, 25 × 80 करना है, तो 25 80 कितना होता है 200 और एक 0, तो 2000 टाइल्स उस पाथ में फिट हो पाएंगी। ये इसका आंसर है। मुझे लगता है समझ में आया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें दिया है इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर मस्ट बी। आपको पेरीमीटर बताना है वहाँ पर। तो भैया बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, इससे सीधा तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बड़ा सॉल्यूशन देख लीजिए इसका क्या है। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है a√2 और आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बताना है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आप √2 डिवाइड में चला जाएगा, a√2 = 20 आपको पास में है, जो कि इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, मतलब डायगोनल की लेंथ है तो ठीक है, ये आया हमारा a मतलब उस स्क्वायर की साइड। अब साइड आ गई है, अब आपको पता करना है पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4a, यानी 4 × साइड्स। तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 20/√2। तो देखिए एक बात बता देता हूँ, कभी भी ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए आए तो डिनोमिनेटर में कभी रूट मत रखिए। तो डिनोमिनेटर से रूट हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए ये कर सकते हैं, इस 4 को 2 × 2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। और एक 2 को हम क्या करते हैं, ये तो आपको पता होगा, एक 2 में √2 × √2 × 2 × 20/√2, ये कट गया, इनका मल्टीप्लाई आया 40 और आंसर आया 40√2। 20 × 40 एक ये इसका पेरीमीटर। आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते थे, एरिया भी फाइंड आउट कर सकते थे। एरिया में आपका स्क्वायर होता साइड्स का स्क्वायर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ और देखते हैं क्या दिया है। A rectangular field has dimension 25 and 15 meter. Two mutually perpendicular passage 2 meter wide have been left in its center part and grass has been grown in rest of the field if the area under the gardens। आपको बतानी ग्रास का एरिया बताना है। पहले मैं इसका आपको डायरेक्ट डायग्राम बता देता हूँ, पूछना क्या चाह रहे हैं ना ही आया होगा समझ में तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड है या गार्डन है, जो भी है, फील्ड है, फील्ड माना खेत है सीधा सा, उसमें है ना बीच में से 2 मीटर का रास्ता म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाया है। कैसा बनाया है, जैसे प्लस साइन बनाते हैं ना हम, वैसे तो ऐसा बनाया है उन्होंने। तो ये पाथ है, ये रास्ता है। तो जाहिर सी बात है ग्रास, खेत में घास अब यहीं पे बची है, तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो घास है इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इनका एरिया क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए माइंड लगाइए, टोटल एरिया एक बार फिर से निकालिए। इस टोटल एरिया में से मैं अंदर के ये जो रोड बनी है इस तरह से, इस रोड को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे कौन सा वाला एरिया मिलना है, वो जो रिमेनिंग है जिसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो टोटल एरिया का तो दिया हुआ है 25 मीटर इस तरह से और 15 मीटर इधर से है। तो 25 और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल एरिया आ जाएगा 25 × 15 कितना होता है, 25 × 10 ही होता है आपका 250, और 25 × 5 कितना होता है 125, तो कितना हो जाएगा 375। क्लियर है यहाँ पे कहानी, ठीक है। तो 375 तो टोटल एरिया आ रहा है। अंदर का एरिया कैसे पता करेंगे, देखिए ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको, सीधी सी बात है। ये पूरी कितनी लेंथ है 25 है, और ये 2 मीटर का है भाई, तो इधर से भी 2 मीटर है, तो 25 × 2 मीटर
तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया निकाल लिया। अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लूँ तो वो होगा 15 ऐसे में और 25 2 मीटर ऐसे में, तो 15 × 2। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाली है, हमने क्या करा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एरिया निकाल लिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल में भी ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको काउंट कर लिया था, तो वर्टिकल में हमें ये वाला छोड़ना चाहिए था। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में इसको 2 बार काउंट कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को, है ना। यहाँ हम ऐसा एरिया निकालते हैं तो ये वाला हिस्सा आ चुका है, अब ऐसा एरिया निकाल लिया, उसमें भी हिस्सा ले लिया, तो हम 2 बार बीच वाले हिस्से को ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बीच वाले हिस्से को माइनस कर देते हैं एक हिस्सा, जो कि क्या शो करेगा 2/2 का, तो -2/2 से आप माइनस कर दो, और ये जो पूरा निकल के आएगा ये पूरा इस पाथ का एरिया होगा। तो क्या है, 25 × 2 होता है 50, 15 × 2 30, और ये 4, ये कितना हुआ 80 -4 यानी 76। और ये कौन सी यूनिट थी, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये कौन सी यूनिट है, मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, ये सिर्फ रोड का एरिया है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें ये पार्ट्स मिलेंगे जिसमें कहाँ से, और वही हमें एरिया बताना है। तो 375 में से आप माइनस कर दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 76, तो कितना आ जाएगा 299 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब हम बढ़ते हैं रोम्बस बेस्ड क्वेश्चंस पे, जो हमने समझ चुके हैं पहले इंट्रोडक्शंस में क्या होता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो उस पर ही बेस्ड है, 9, 10 और 11। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। कहता है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज। चलिए देखिए, सबसे पहले यदि रोम्बस है तो माइंड सेट हो जाना चाहिए। रोम्बस ऐसा होता है, प्रॉपर्टीज कहती है ये चारों साइड्स इक्वल है, दो डायगोनल होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, अनइक्वल होते हैं। एरिया की जब हम बात करें, 2 एरिया बनते हैं, 1/2 D1 × D2 एंड सेकेंड एरिया आता है बेस × हाइट। तो जब डायगोनल बात है तो हम इस एरिया की तो बात ही नहीं करेंगे, हमें यही फॉलो करना होगा। और एरिया गिवन है द एरिया ऑफ अ रोम्बस 150, तो हमें ये 150 दिया हुआ है, और यहाँ पे एक डायगोनल भी गिवन है, तो D1 हम मानते हैं एक डायगोनल होगा, तो 1/2 × 10, और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है। इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है, सेकंड फाइंड आउट हो जाएगा 0 से 0, और यहाँ पे 15 × 2 = 30, तो आपका डायगोनल D2 कितना होगा 30 मीटर का। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी रोम्बस पे है। क्या कहता है, इफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 24 एंड 10 सेंटीमीटर, डायगोनल गिवन दे रखे हैं, एक 24 है और एक 10 है। कहते हैं द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस आर रिस्पेक्टिवली, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं और पेरीमीटर। यही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने देखा एरिया 1/2 D1 × D2 होता है, और यहाँ पे D1 बता रहे हैं 24 एंड D2 बता रहे हैं 10, तो वैल्यू रख दीजिए 24 × 10, तो कितना हो गया 120 मीटर में था क्या, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। ये बात क्लियर है। अब आगे पूछ रहे हैं पेरीमीटर, तो भैया पेरीमीटर कैसे बताएं। पेरीमीटर के लिए आपको देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे, अब ये बहुत अच्छी चीज़ आ गई है पेरीमीटर। पेरीमीटर तो होता है भैया 4A होगा, लेकिन साइड्स कैसे हम जाएं, ये कहानी इसमें अच्छी वाली है कि आप 120 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो आप उस पर कैसे वर्क करेंगे कि आप उस पर एरिया तो आ चुका है, लेकिन डायग्राम हम वापस जाते हैं। मैं आपको ब्लू कलर मार्कर से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो डायग्राम आपके माइंड में मेंशन तो होगा कैसे होता है रोम्बस का, इस तरह से डायग्राम होता है। एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर पे। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज शायद मैंने एक और ना बताई हो, जब इंटरसेक्ट करते हैं ना जिस पॉइंट पे सेंटर पे ये दोनों डायगोनल, तो वहाँ से मिड पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो ये वाला मिड पार्ट में जैसे ये 10 है तो 5 इधर 5 इधर होगा, ये 16 है तो 8 इधर 8 इधर होगा। तो एक डायगोनल 24 था तो ये 24 था तो 16 इधर हो जाएगा, 16 इधर, दूसरा 10 था तो 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर। अब यहाँ से ये आपको बता चुका हूँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ज़रा देखिए आपके सामने इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको मैं ऐसा ड्राइव कर दूँ, ठीक है,
ड्रॉ कर रहा हूँ मैं राइट एंगल को, जो एक 16 है एक 5 है, और ये हाइपोटेनियस है, जो हाइपोटेनियस यहाँ पे और हाइपोटेनियस डायग्राम में मेंशन करता है ये इसकी साइड है। तो यदि मैं हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लूँ वो मुझे साइड पता चल जाएगी, मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस, अभी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस लगती है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो होगा 16 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 एंड 5 का स्क्वायर 25, जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 280, ये देखिए 6 और 5 11, ठीक है, कैरी बन हुआ 6 और 2 8 एंड 281। तो हाइपोटेनस यहाँ पे आपका आ रहा है, हाइपोटेनस स्क्वायर 281, और 281 तो देखिए किसी का अंडर रूट तो होता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, किसी का अंडर रूट नहीं होता है तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मैंने देखिए गलती कर दी, और शायद मैं इसमें आपको डायरेक्ट बताऊँ तो ज़्यादा सही होगा। हमारा D1 24 था, 24 का आधा कितना होता है 12 इंटू 12, मतलब 12 प्लस 12 है ना, 16 इंटू 16 प्लस 16 तो 32 बताएगा, तो वो 24 था, तो यहाँ पे आएगा 12 और ये 12। अब ये मैं समझा कैसे, पता लगाइए समझा कैसे, क्यों मैं समझा, क्योंकि है ना देखिए यहाँ पे h² इक्वल टू 281 होता है, जो किसी का अंडर रूट होता ही नहीं है। तो ऐसा बहुत कम क्वेश्चन चांसेस आते हैं कि परफेक्ट अंडर रूट नहीं बन पाता हो। अब यहाँ पे देखिए इस डाटा से मैं करूँगा तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो 12 होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 12 होगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन 5 का तो 25 ही होता है, तो 144 प्लस 25, जो आपका कितना हो जाएगा 4 और 5 9, 2 और ये 6 169, तो h² इक्वल टू 169 और h की वैल्यू 13। 169 किसका होता है, 13 इंटू 13 करते हैं तो 169 मिलते हैं। अब हाइपोटेनियस माइनस 13 और हाइपोटेनियस माइनस साइड, क्योंकि ये देख लीजिए ये इसको मेंशन कर रही है, आपको ये फाइंड आउट करना है, तो 4 इंटू 13 तो 52, 13, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर, आई थिंक आप क्लियर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। और क्या कहता है क्वेश्चन 11, ये कहता है ईच साइड्स ऑफ अ rhombus इज 26 सेंटीमीटर एंड द वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। आगे आपसे कहता है द एरिया ऑफ द rhombus आपको फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन ले लेते हैं। रोम्बस की आपको हर साइड बताइए 26 सेंटीमीटर है, ये 26 होगी, सभी 26 होगी, और एक डायगोनल बता दिया ये 48 है साहब। तो एरिया बताना है। अब एरिया कैसे बताएं, एरिया के दो ही चीज़ होती हैं, है ना, एक तो एरिया इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। देखते हैं, D1 तो क्लियर है पर D2 क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ पे D2 पे इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और यहाँ से अब यही प्रॉपर्टीज़, ये हो जाएगा आपका 24, और ये मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ये पता है एक ये पता है, ये वाली साइड हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल से। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस आपको 26 कहलाएगा, ये 24 कहलाएगा, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कितना होता है 676 होता है। क्लियर हो, ये हमें पता नहीं है। और ये कितना होता है 24 का स्क्वायर 476, तो 676 में 476 जाएगा तो 100, और p की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 10 आई, तो ये 10 हुआ और पूरा हो गया आपका 20। तो D2 आपका, D1 तो क्लियर था 48 था, लेकिन D2 आपका 20 आ गया। एरिया निकाल लीजिए आप 1/2 48 इंटू 20, यहाँ पे मैंने इसको काटा 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, वापस से 480, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यूनिट लगा दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने देख लिए हमारे रोम्बस के, रेक्टेंगल के, स्क्वायर्स के क्वेश्चंस, जितने पैटर्न बन सकते थे और जितने कम समय में जितने कम से कम पैटर्न हम दिखा सकते थे। अब मैं बढ़ता हूँ, आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ ट्रायंगल का, और ट्रायंगल को हम पहले समझते हैं क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए